नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, 14 मार्च को लेकर या यूं कहूं शुक्रवार को लेकर समूचे उत्तर प्रदेश में इतनी टेंशन क्यों है? और उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश में जहां जहां हिंदू और मुस्लिम आबादी है वहीं वहीं टेंशन है। ज़्यादातर शहरों में फ्लैग मार्च हो रहा है, पुलिस का हथियार बंद फ्लैग मार्च हो रहा है, कहीं कहीं गिरफ्तारियां हो रही हैं बड़े पैमाने पर। और कुछ शहर ऐसे हैं जहां पर अर्धसैनिक बल, जिसे हम पैरा मिलिट्री फोर्स कहते हैं, सीआरपीएफ या सीआईएसएफ, उनको तैनात किया जा रहा है चौराहे चौराहे। और अगर आप यूपी देखेंगे तो वहां तो अजब मंजर है। खासकर संभल और संभल के चारों तरफ जो ज़िले हैं, मुरादाबाद कह लीजिए, रामपुर है, बरेली है, शाहजहांपुर है, अलीगढ़ है, मेरठ है, मुजफ्फरनगर है, इन शहरों में कई मस्जिदें ऐसी हैं जिनको तिरपाल से ढका जा रहा है। पहली बार तिरपाल से ढका जा रहा है और पुलिस की निगरानी में पर्दों से ढका जा रहा है, पर्दा किया जा रहा है मस्जिदों पर। ऐसा कभी नहीं हुआ हिंदुस्तान के 75 साल की आज़ादी में। अब सच कहूं तो मौका त्यौहार का है, लेकिन सच्चाई ये है, ज़मीनी सच्चाई है कि लोगों में खुशी की जगह बेचैनी है। संभल में अब तक 1015 लोगों को हिरासत में लिया गया है। शहर शहर तिरपाल और लाउड स्पीकर पर टेंशन है, मस्जिदों पर तिरपाल चढ़ाए। जुमा 7 होने से प्रशासन की टेंशन बढ़ी हुई है। अब दोस्तों, आप सबको मालूम है कि 14 मार्च को होली है और होली में पूरे देश भर में रंग और उल्लास का पर्व मनाया जाएगा। लेकिन 14 मार्च को शुक्रवार है, जुमा भी है और जुमे के दिन नमाज है। और क्योंकि रमज़ान का महीना चल रहा है तो जुमे की इस नमाज की बड़ी अहमियत भी है, क्योंकि जुमे की नमाज घर पर नहीं मस्जिद में पढ़ी जाती है, ये सबको मालूम है। सवाल इस बात का है कि जुमे की नमाज या होली ऐसा पहली बार नहीं है कि एक साथ हो रहा है, एक ही डेट को ये दोनों त्यौहार हो रहे हैं, रमज़ान भी है और होली भी। ऐसा पहले कई बार हुआ 70-75 साल में। लेकिन सवाल इस बात का है कि इस बार ऐसा क्या हो गया कि रमज़ान भी है और होली भी है, जुमा भी है। ऐसा क्या हो गया कि पूरे यूपी में फ्लैग मार्च हो रहा है, पूरे यूपी में टेंशन है, तनाव है, कहीं कहीं कर्फ्यू जैसी स्थिति है, गिरफ्तारियां हो रही हैं। ऐसा क्यों है? अब इसके पीछे जो खेल है, जो साजिश है, कौन माहौल को बिगाड़ रहा है, ये तो मैं बाद में बात करूंगा। लेकिन पहले जरा 14 मार्च को लेकर सियासत समझ लेते हैं, पॉलिटिक्स समझ लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों, अगर राजनीति की बात करें और ख़ासकर योगी सरकार के वक्त में राजनीति की बात करें या बीजेपी के इस दौर में राजनीति की बात करें, तो राजनीति के केंद्र में इस वक्त संभल ज़िला है, डिस्ट्रिक्ट है। और ये जो डिस्ट्रिक्ट है मुरादाबाद, बरेली से सटा हुआ है। आप कह सकते हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये ज़िला है संभल। और इस ज़िले में एक जामा मस्जिद है और ये सुर्खियों में जामा मस्जिद। सुर्खियों में इसलिए है, हेडलाइंस में इसलिए है क्योंकि हिंदू पक्ष ने दावा किया है कि इस जामा मस्जिद के नीचे एक मंदिर है, यानी पहले यहाँ मंदिर था, इसके नीचे मंदिर है। अब हुआ क्या कि जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं उन्होंने कहीं ना कहीं इस दावे को सुना, एक तरह से मुहर लगाने की कोशिश करी और उसके बाद से ये जो मुद्दा है ये फिर सियासत का सबसे बड़ा मुद्दा यूपी में बन गया। अब विपक्ष का दावा किया है, विपक्ष का ये कहना है कि साहब ये जो मंदिर की बात हो रही है, दरअसल जामा मस्जिद, संभल की जामा मस्जिद को बाबरी मस्जिद बनाने की तैयारी है और उस पर राजनीतिक रोटियां सेकी जाएंगी। विपक्ष का ये भी कहना है कि साहब 2027 की जो तारीख है विधानसभा चुनाव की, ये बहुत धीरे धीरे नज़दीक आ रही है। तो योगी सरकार या मोदी सरकार या डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश में चुनाव की तैयारी कर रहे हैं और मुद्दा संभल की जामा मस्जिद के नीचे मंदिर है। तो दोस्तों, सियासत भी आप समझ गए और तारीख की अहमियत भी आप समझ गए, लेकिन जो मेन क्वेश्चन है वो यही है कि भाई अचानक ये जो टेंशन है, ये यहाँ पर टेंशन किसने भड़काई और इसके पीछे क्या कोई सोची समझी साजिश थी? और अगर साजिश थी इसके पीछे, तो फिर इस साजिश के पीछे मास्टरमाइंड कौन है, दिमाग किसका है जिसने खेल की शुरुआत करी और देखते ही देखते पूरा माहौल गरमा दिया? कहीं ना कहीं होली और जुमे की नमाज को एक साथ जिस तरह से प्रेजेंट किया गया है कि यूपी एक तरह से छावनी में तब्दील हो गई। सिर्फ यूपी नहीं, पूरे देश में, मैंने आपसे पहले भी कहा, जहाँ जहाँ मिक्स पॉपुलेशन है हिंदू मुस्लिम्स की, वहाँ पर कहीं ना कहीं एक तरह का रेड अलर्ट है। तो ये खेल क्या है, इसके पीछे
किसका दिमाग है, क्या मकसद है, ऑब्जेक्टिव क्या है। और मुझे लगता है कि सवाल की तह में जाना चाहिए, ये मालूम करना चाहिए कि इसके पीछे पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव क्या है 14 मार्च के पीछे। आज इसीलिए मैंने 3 एक्सपर्ट्स को बुलाया है, और ये तीनों एक्सपर्ट्स वाकई महारती हैं, सब्जेक्ट को समझते हैं, और इनको आपको सुनना चाहिए। नंबर 1 पर डॉक्टर माजिद देवबंदी हैं, शायर भी हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं, और लगातार संभल, मुरादाबाद, बरेली, मुजफ्फरनगर, इन ज़िलों में सबके टच में है, वो आवाम के टच में। इसके अलावा एक डीप रिसर्च के स्कॉलर कह लीजिए, पत्रकार कह लीजिए, पुराने पत्रकार अनिल त्यागी जी आज हमारे साथ होंगे, उनको भी सुनिए आज, वो भी बहुत कुछ कहने जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, आज हमारे साथ पंकज चतुर्वेदी होंगे, सोशल एक्टिविस्ट हैं, और आप कह सकते हैं ये सब्जेक्ट उन्हीं का है। कोशिश करिए इस सवाल की तह में आप भी जाएं, एक्सपर्ट्स को सुनिए, खुद तय करिए मास्टरमाइंड कौन है। मेरा सवाल माजिद साहब ये है, क्योंकि आप संभल वालों के टच में लगातार बने हैं, और भी बहुत से उत्तर प्रदेश में जो शहर हैं जहां थोड़ा बहुत तनाव है, माहौल थोड़ा गर्म है, वो चाहे शाहजहांपुर हो, बरेली हो, या और बाकी शहर हो, उन सब के लोगों के आप टच में हैं, क्योंकि भाई एक बड़े शायर हैं आप, इस्लामिक स्कॉलर हैं। मैं सिर्फ एक, मेरा सवाल बहुत ही सिंपल है कि ऐसी नौबत क्यों आई कि मस्जिदों को ढकना पड़ रहा है, मस्जिदों को ढकना पड़ रहा है, जहां पर मतलब मस्जिदें इस्तकबाल करती हैं कि भाई आइए, शामिल होइए, नमाज पढ़िए, वहां उनको ढकना पड़ रहा है। ये क्या नौबत आ गई? मैं ये पूछ रहा हूं, नौबत आई क्यों? नौबत सिर्फ इसलिए आई कि जहन बनाने हैं, फायदे उठाने हैं। और मुझे तो ताज्जुब हुआ, आपने अभी बताया कि मां संभल के मुसलमानों के साथ मिलकर तय किया गया कि साहब यहाँ ये पर्दे ढक दिए जाएं। मेरा ख्याल है उन मुसलमानों को कहना चाहिए था कि साहब पर्दे नहीं ढकते, अगर कहीं से जरा छींट आ भी गई तो कोई कयामत नहीं है। मेरा ख्याल है मुसलमानों को ये कहना चाहिए था, इसलिए कि कोई बात नहीं, अगर छींट आ गई तो कोई नापाक थोड़ा ही हो गए। सवाल ये दोनों तरफ इतनी शिद्दत रहेगी। मेरा ये जुमला काबिल गौर है आप सब हजरात के लिए, पंकज जी हैं, अनिल जी हैं, दीपक भाई, दोनों तरफ जब इतनी शिद्दत रहेगी तो बात कैसे बनेगी? मेरा ख्याल है ये बिल्कुल मुनासिब अमल नहीं है। सरकार तो सरकार जाने भाई, वो तो सरकार है, उनके सीओ साहब हैं, पहलवान हैं, उनके बाद तो कोई क्या करेगा। लेकिन मेरा ख्याल है इस सिलसिले में मिल बैठकर बात करनी चाहिए। और मुझे तो ताज्जुब हुआ कि संभल के मुसलमानों ने कैसे ये तय कर लिया कि साहब आप ये पर्दे ढक दीजिएगा। अच्छा, क्या होगा दीपक भाई, पर्दे ढकने के बाद भी अगर कहीं से छींट आ गई तो फिर आप कयामत करेंगे? और माफ कीजिएगा, जुमला एक सख्त है, लेकिन आप इसे कबूल कर लीजिए। अपने व्यूवर्स को बताने के लिए मेरी बात पहुंचा दीजिए कि अगर सरकार, दीपक भाई, अगर सरकार चाहे तो एक छींट तो क्या, आदमी एक आवाज नहीं निकाल सकता। क्या बात कर रहे हैं आप? माहौल आप खुद बनाते हैं ऐसा, फिर उसके बाद ये करते हैं कि साहब मस्जिदों को ढक। क्या कयामत आ गई साहब? पूरी दुनिया में आप अपना क्या मैसेज दे रहे? रात में उधर एक जगह थी मंदसौर, रतलाम के आगे, वहां एक बुजुर्ग का उर्स होता है, और वो उस उर्स की तारीख चांद से नहीं होती दीपक भाई, होली से होती है। होली से एक दिन पहले होता है, और रमजान में आया, कहीं रमजान में आया था। मुसलमान से ज्यादा वहां हिंदू लोग थे दरगाह में। हमने मुशायरा पढ़ा, हाजिरी दी, हिंदू मुसलमान लग ही नहीं रहता है कि इस मुल्क में कुछ झगड़े हैं। वाकई झगड़े नहीं है, हमें मिटाने के नक्शे बनाए जाते हैं, फसाद होते नहीं हैं, कराए जाते हैं। मेरा दिल बहुत रोया ये देख के, पूरे संभल की मसाजिद को आपने ढक दिया, कोई बात है? और माफ कीजिएगा बहस मुसलमान मैं कहता हूँ दीपक भाई, अगर 2-4 छींटे आ जाएं तो हम कोई नापाक नहीं होते। ऐसी बात थोड़ी करनी चाहिए। लेकिन बात यह है कि दोनों तरफ से मामला होना चाहिए। तेरे लबों पे मोहब्बत का जो तराना है, खुदा करे तेरी आंखों में भी नजर आए। दोनों तरफ। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। आप काफी इमोशनल हो गए हैं। मैं जरा त्यागी साहब के पास चल रहा हूँ। त्यागी साहब, मस्जिदें ढकी जा रही हैं पहली बार इन पिछले 70-75 साल में, जब नया हिंदुस्तान बना है, हर शहर की मस्जिदों को ढका जा रहा है। संभल में 10-10 मस्जिदें ढकी जा रही हैं, और ये तस्वीरें ब्रिटेन में चल रही हैं, लंदन के अखबार छाप रहे हैं, अमेरिका के अखबार छाप रहे हैं, विदेशों में छप रहा है, चर्चा हो रही है मिडिल ईस्ट में। ये मैसेज हम क्या दे रहे हैं? व्हाट इज द मैसेज? व्हाट टाइप ऑफ इंडिया वी आर लिविंग? ये मैसेज क्या गया आज? नहीं, मैं आपको ये बता रहा हूं कि पूरी दुनिया में मैसेज यही है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो आज की डेट में हमारा फेल्योर है वो बहुत भयानक है। आप समझिए,
हम लोग ब्रिटेन जाते हैं, ब्रिटेन से क्या बात करके आ रहे हैं, हम रशिया जाते हैं, रशिया से क्या बात करके आ रहे हैं, हम अमेरिका गए हैं, क्या बात करके आए हैं, यूरोप संकट में है, यहाँ महंगाई बढ़ी हुई है, आप एक आदमी को सैटेलाइट राइट दे रहे हैं, कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी की बैठक नहीं हुई है, डीओटी मिनिस्ट्री चुप है, मिनिस्ट्री ऑफ जो कम्युनिकेशन है का मंत्री है वो कह रहा है, उसने रात ट्वीट हटा दिया अपना, उसने कहा वेलकम एलन मस्क। है क्या गजब का देश है भाई। ये आप सारी अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए हिंदू मुसलमान करके इसको कब तक कवर अप करोगे। डॉक्टर माजिद देवबंदी इन्होंने कहा कि भाई इनको बड़ा रंज है, इनको जब पता लगा कि मस्जिदें ढकी गई हैं, जब इन्होंने तस्वीरें देखी तो इनको बड़ा मलाल हुआ। क्या आपको लगता है कि पुलिस का प्रेशर था, मुस्लिम प्रेशर में आ गया है, मुस्लिम धर्मगुरु प्रेशर में आ गए और इस वजह से पुलिस की बात मान ली और मस्जिदों पर उन्होंने जो है वो तिरपाल बिछा लिया, तिरपालों से ढक गई? क्या इसमें कहीं ना कहीं प्रेशर है? निश्चित रूप से प्रेशर है, और प्रेशर ये है जानमाल का है। और मैं कहता हूं इन्होंने जिन भी धर्म गुरुओं ने ये फैसला लिया है बिल्कुल ठीक लिया है, क्योंकि जब आपका उदंड आदमी से और उसको कहें वायलेंट नेचर की लोगों से वास्ता पड़ जाए तो क्या करना चाहिए, कुछ टाइम को लिए सरेंडर कर लेना चाहिए। सरेंडर करने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि इससे अगर 1000 लोग और 2000 लोग या 20,000 लोगों की जान माल के खतरे को टाला जा सकता है, मुझे नहीं लगता इसमें कोई बुराई है। और ये भी बिल्कुल एक बेहतरीन कदम है। सवाल पूछना। हाँ बिल्कुल। अनिल त्यागी जी, मेरी एक गुजारिश थी आपसे। एक बात कही सीओ साहब ने, उनको सराहा गया, और वही बात एक नौजवान ने फेसबुक पर कही तो उसको बंद कर दिया गया। मैं उस नौजवान को जानता भी नहीं, ना मेरा कोई दुश्मन ना दोस्त, लेकिन मेयार इंसाफ का आप अंदाजा लगाइए कि इन छोटी छोटी बातों को पूरी दुनिया लिख रही है। डॉन जैसा अखबार लिख रहा है और वो हमारी मजाक उड़ा रहा है, तो क्या हमें सोचने की जरूरत नहीं? माजिद साहब, मैं आपको इस बात का जवाब देता हूं, जब लोगों के सोच के दायरे संकीर्ण हो जाते हैं और समाज में जब घृणा का माहौल हो जाता है, तो सवाल ही है कि आप उसको चुप हो जाइए कुछ देर के लिए, उस टेंशन को पास ऑन होने दीजिए। समाज बड़े संक्रमण के दौर से गुजर रहा है। मैं आज न्यूयॉर्क टाइम्स पढ़ रहा था, रमजान के दिनों में न्यूयॉर्क टाइम्स में एक खबर की है कि 450 के करीब कॉफी हाउसेस चल रहे हैं जो रात को खुलते हैं और सुबह 6 बजे तक वहां पे खाना पीना और भरे हुए हैं सारे के सारे, क्योंकि एक बिल्कुल अद्भुत तरह का कल्चर नजर आ रहा है। हमारे यहाँ तो आप 11 बजे सब चीजें बंद करने लगे हो। दिल्ली जैसा शहर 11 बजे बंद हो जाता है, आप कहीं खाने पीने की जगह ही नहीं मिलती है जामा मस्जिद को छोड़ करके, लेकिन उसको भी 1 बजे बंद करने लगे हैं। तो ये एक एनवायरमेंट का असर है, एक सोच का असर है। और जब आपने ये तय कर लिया है कि आपकी राजनीति का सिरा जो है डेवलपमेंट नहीं है, विकास नहीं है, गवर्नेंस नहीं है, धर्म है, तो उस धर्म की पिचकारी के आगे आपको कुछ समय के लिए मौन रहना होगा। चलिए, समझ गए। उस पिचकारी से रंग नहीं निकलने वाला, खून निकलने वाला है। उस पिचकारी के खून से बचना होगा। होली की पिचकारी में रंग नहीं चल रहा है, बल्कि होली की पिचकारी नहीं, ये कह रहे हैं धर्म की या सियासत की पिचकारी जो है वो 14 मार्च को चलाई जा रही है। पंकज चतुर्वेदी जी, आपसे मेरा सवाल है कि आप लगातार नजर रखे हैं संभल पर, बाकी जगहों पर, बाकी जगह से क्या खबरें आ रही हैं, संभल से क्या खबरें आ रही हैं? क्या वाकई एक टेंशन की स्थिति है और पहली बार हम देख रहे हैं कि होली के मौके पर इतना ज्यादा तनाव है? देखिए, उत्तर प्रदेश वो राज्य है जहां लखनऊ से सटे हुए देवा शरीफ में 3 दिन होली होती है। वहां पर किसी को कोई आपत्ति नहीं होती कि दरगाह शरीफ पर गुलाल या अबीर आया कि नहीं। हम उस शहर निजामुद्दीन में रहते हैं जहां पर होली और वसंत उत्सव समान रूप से मनाया जाता है। हम उस देश के वासी हैं जो देश जिस दिन आजाद हुआ था उस दिन रमजान का आखिरी जुमा था, 15 अगस्त 1947 को। और उस दिन जिस देश के मुसलमानों ने तय किया था कि उन्हें सांप्रदायिक देश नहीं चाहिए, धर्मनिरपेक्ष देश चाहिए, वो इसी दिल्ली में, इसी पुरानी दिल्ली में रहे थे और उन्होंने सारे दिन पतंगे उड़ाई थी
तभी से पुरानी दिल्ली में जामा मस्जिद के आसपास 15 अगस्त को पतंग उड़ाना शुरू हुआ। वो दिन था आखिरी जुमा रमजान का। हम उस मुल्क के वासी, देखिए आप, हम 1300 साल से दोनों कौम साथ में रह रहे हैं। बहुत सारे झगड़े हुए, बहुत सारे दंगे हुए, लेकिन आखिरकार हमारे सूत्र जुड़े रहे। हमको बाहर की दुनिया, मुझे सौभाग्य है कि मैं मिडिल ईस्ट के ऑलमोस्ट इजिप्ट से लेके और अबू धाबी तक के बहुत सारे देशों में गया हूँ। पाकिस्तान में मुझे जाने का अवसर मिला है। हमारे देश की छवि वहां पर इस तरीके की नहीं है। मेरी सबसे बड़ी चिंता है उस अरब देशों में जहां पे 3.5 करोड़ गैर मुसलमान भारतीय रहते हैं, जो कि दिवाली से लेकर होली तक खुल के मनाते हैं। उनको वो धार्मिक राष्ट्र होते हुए, इस्लामिक कंट्रीज होते हुए भी कभी भी कोई मना नहीं करता है। वो जो विदेश में रहने वाले लोग हैं, वो हमारी आर्थिक ताकत है। हम क्या मैसेज दुनिया को दे रहे हैं? ये वो देश है जहां पर हजरत मोहम्मद जिंदा थे के समय में लगभग इस्लाम आ गया था। ईसा मसीह जब थे तब यहाँ पर क्रिश्चियनिटी आ गई थी। यहाँ पर सिखिज्म जन्मा, बौद्धिज्म जन्मा, जैनिज्म जन्मा। सबने एक दूसरे से बातचीत की, एक दूसरे से विमर्श किया और हम लोग साथ रहे। मैं आपको एक चीज बताऊं, ये जो उत्पात की जड़ है, ये कुछ सरकारी अफसर हैं जो आज के राजनेताओं को फीड करते हैं। हमारे राजनेता बिल्कुल लोकप्रिय नहीं है, वो निकम्मे हैं, उनकी जनता में पकड़ नहीं है, और वो केवल इस प्रकार के जो ये पहलवान किस्म के जो सरकारी कर्मचारी हैं, उनकी सोच के साथ में चलते हैं कि हम इस देश को बदनाम कैसे करें। केवल हमारे वोट 32% वोट हमको मिलना चाहिए। अब आप देखिए, जिस संबल में आप बात कर रहे हैं कि तैयार कर दिया, उसमें 450 लोग पहले या तो अरेस्ट हैं या फरार हैं। 1500 लोगों को कल तक की तारीख में गिरफ्तार कर लिया गया है। अभी थोड़ी देर पहले जामा मस्जिद के आसपास बांसों की बल्लियां लगाकर पूरा घेरा बना दिया गया है। आज दिन में ही जुमा मस्जिद के पास से जुलूस निकाला गया, जबकि होलिका दहन के पहले कोई भी जुलूस निकलने की कोई रिवाज नहीं है। थोड़ा सा यहाँ पर एक मतभेद हो रहा है आपका और पंकज चतुर्वेदी, जो सोशल एक्टिविस्ट हैं और आप शायर हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं। आपका कहना है कि मुस्लिम जो वहां पर काजी थे, मुतवल्ली थे, या जो लोग भी वहां धर्मगुरु थे, उनको पुलिस के दबाव में नहीं आना चाहिए था, मस्जिद को ढकना नहीं चाहिए था, डरना नहीं चाहिए था, दबना नहीं चाहिए था। और यही बात पंकज जी भी कह रहे हैं, लेकिन अनिल त्यागी जी कह रहे हैं कि नहीं भाई, अगर इस तरह का एक टेंशन है और फसाद कराने का एक अंदेशा हो सकता है, तो ऐसे में चुप रहना ही ठीक है। खामोशी जो है वही सही, सबसे बेहतर रास्ता है। आपको क्या लगता है कि क्या ये गलत फैसला हो गया, एक मैसेज गलत चला गया, और अब जब जब इस तरह का कोई त्योहार आएगा, हिंदुस्तान की टीम जीतेगी तो मस्जिदें ढक दी जाएंगी, क्या दिवाली आएगी तो मस्जिदें ढक दी जाएंगी, क्या एक नया रिवाज शुरू हो गया है 14 मार्च से? देखिए साहब, खामोशी छुपाती है ऐब और हुनर दोनों, शख्सियत का अंदाजा गुफ्तगू से होता है। अनिल त्यागी जी ने बहुत सही कहा, उन्होंने कहा बहुत सही फैसला किया। मैं भी कहता हूं आपने सही फैसला किया होगा, लेकिन मुझे लगता है पंकज भाई मेरी बात से मुत्तफिक है कि ऐसी क्या कयामत आ गई थी भैया। मुसलमान तो होली खेल रहा है आपके साथ, क्या उसका पूरा जिस्म काट देंगे आप, या उसको पूरे कपड़े पहना देंगे? हमारी हजारों साल पुरानी रिवायत को आप बर्बाद कर रहे हैं। और माफ कीजिएगा, आपने एक बात कही थी, मैंने उसकी तायद तो नहीं की, लेकिन आपकी बात से मैं इस हद तक मुत्तफिक हूं कि मेरा ख्याल है प्रेशराइज करने के बाद उनको कहा गया कि आप ये करें। अब आप सुनिएगा, लखनऊ में एक बड़े मौलाना है, आप तो लखनऊ के उनको जानते हैं जी, उन्होंने ऐलान किया कि भाई हम नमाज 2 या 2:30 बजे कर लेंगे। वजीर आला योगी जी ने उस बात की तायद की और कहा कि नहीं, मुसलमानों का बहुत अच्छा फैसला है। अरे भाई, जब मुसलमानों का फैसला हो चुका तो फिर आप ये इतना खौफ क्यों फैला रहे हैं? और माफ कीजिएगा, ये अरबों रुपए का खर्च है सरकार का, आपके और हमारे टैक्स का। जो चीज 5 रुपए में तो क्या आती आप है, नमाज जो 100 रुपए की हो जाती है। माजिद भाई, जो 12 साढ़े 12 बजे नमाज पढ़ी जाती है, अमूमन 12 साढ़े 12 बजे शुरू हो जाती है, वो क्या आप 2-2:30 बजे के बाद पढ़ी जाएगी? सर, क्या इसको आगे बढ़ाया जा सकता? असर से 15 मिनट पहले तक आप पढ़ सकते हैं। नहीं तो व्हाट इज द एक्चुअल टाइम? किस टाइम आप जुमे की, क्योंकि आपने पिछली बार मुझे बताया था
कि जुमे की नमाज एक ऐसी वाहिद नमाज है जो आपको घर से निकलकर मस्जिद में ही पढ़नी है, तो इसका क्योंकि उस पर टाइमिंग क्या है खुतबा सर? होता है कि जी। हाँ, कितने 12 बजे से बजे कितने बजे तक? 12 बजे जब गुरूब हो जाता है, गुरूब आफ्ताब के बाद फौरन वक्त शुरू हो जाता है। सऊदी अरब में 12:15 बजे जुमा की नमाज होती है, कहीं 1:30 बजे, कहीं 2 बजे, कहीं 2:30 बजे, और हमारे यहाँ तो जामिया नगर में 2-2 मरतबा हो रही है, क्योंकि लोग ज्यादा हो रहे हैं। एक बार 1:30 बजे, एक बार 2:30 बजे। नहीं नहीं मकसद सर, ये है टाइम जुमा बता की दीजिए, नमाज कितने बजे से कितने बजे तक हो सकती है? असर होती है अगर 4 बजे, तो 3:30 बजे तक आप जुमा पढ़ सकते हैं, और पढ़ रहे हैं। और 12 मैं से आपसे 3:30 बजे तक? जी, यानी गुरूब अच्छा आफ्ताब के बाद से असर से आधे घंटे पहले तक आप पढ़ सकते हैं। और मैं आपको जी। एक बात और बताऊं, इसकी खुसूसियत यह है इस नमाज की, अनिल भाई, पंकज जी, दीपक भाई, कि इसमें खुतबा पढ़ा जाता है, इसलिए हम घर पर नहीं पढ़ सकते। और माफ कीजिएगा, उस जुमले से मैं बिल्कुल मुत्तफिक नहीं हूं। वो कह रहे हैं कि साहब जुमा तो इतने 100 मरतबा आते हैं, आप ना पढ़े। मैं ये नहीं कहता कि आप ना पढ़े, मैं कहता हूं कि हम भी पढ़ें, आप भी पढ़ें। इत्तेहाद तो इसी का नाम है। खुद को भी आजमाओ तो पहले, कुछ नया कर दिखाओ तो पहले, बन ही जाएंगे मंदिर और मस्जिद, दिल से दिल को मिलाओ तो पहले। आप उस पर काम नहीं कर रहे, नफरत फैला रहे हैं। मेरा ख्याल है ये जी बहुत देर नहीं चलेगी, और मोहब्बत करने वाले सलामत हैं, सलामत रहेंगे, और ये मुल्क जी फिर मोहब्बत की खुशबू के साथ आगे बढ़ेगा। 14 जी। तारीख होली भी गुजर जाएगी, और इंशाल्लाह पुरअमन गुजरेगी, लोग नमाजें भी चलिए पढ़ेंगे, और आपको हमें फिर साथ मिलकर बैठना है। एक गुजारिश और है चलिए। दीपक भाई, हर बार आप मुझसे 1-2 शेर के लिए कहते हैं, लेकिन अभी जब आपका फोन आया तो मैंने अभी 1 मिनट की एक छोटी सी नज्म कही है, आखिर में मेरे चलिए लिए वो वक्त निकालिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, आप नज्म सुनेंगे भाई। आपने इस पूरे प्रोग्राम के लिए अगर नज्म लिख दी माजिद भाई, तो बिल्कुल सुनी जाएगी वो तो। मैं भाई त्यागी जी के पास जा रहा हूँ। त्यागी जी भाई, आप सबसे एक्सपीरियंस्ड हैं हम सब में, क्योंकि 35-40 वर्षों से आप डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस तक देख रहे हैं, तो सरकार की जितनी भी मतलब नब्ज है उस पर आपकी हाथ है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि इन्होंने जो कहा माजिद साहब ने कि भाई 12-12:15 बजे से लेके तकरीबन 3:30 बजे ये वक्त है जुमे की नमाज पढ़ने का, तो 2:30 बजे से लेके या 2:45 से लेके 3:30, अगर 2:45 से लेके 3:30 नमाज पढ़ ली जाए और 2:45 से पहले रंग खेल लिया जाए, क्योंकि रंग तो हमारे यहाँ सुबह 7 बजे शुरू हो जाता है, तो 7 बजे से लेके 2 बजे तक रंग हो जाए, और उसके बाद 2 बजे के बाद या 2:30 बजे के बाद एक ब्रेक देके कि लोग लौट जाएं, और 2:30 बजे के बाद मुसलमान घरों से निकले, 20 मिनट 25 मिनट में अपना वो नमाज पढ़ ले। तो क्या अगर इस तरह का अरेंजमेंट हो तो ये होली यानी 14 मार्च सुकून से निकल सकती है? क्या ऐसा अरेंजमेंट हो सकता है, एक अंडरस्टैंडिंग हो सकती है? सुकून दीपक भाई दो तरफ से होता है। जब एक आदमी ने तय कर लिया कि सुकून रहने नहीं देना है, तो आपके पास ऑप्शन क्या है? आप समझे? समायोजन जो है, एडजस्टमेंट्स जो होती हैं, वो समाज में दो तरफा होती हैं, एक तरफा नहीं होती हैं। जब आपने एक तरफा कह दिया कि मस्जिदों को ढक दो और चीटाकशी होगी और जिसको रंग से परहेज है वो घर से ना निकले, तो इसका मतलब क्या है कि आप घर में रहिए, नहीं तो ठीक कर देंगे हम आपको। त्यागी साहब, क्या लोग जो आवाम हैं हिंदू मुस्लिम वो एडजस्ट नहीं करना चाहते, या हुकूमत पुलिस एडजस्ट नहीं करने दे रही? फर्क है मेरे सवाल में। क्या समाज एडजस्ट नहीं कर रहा या प्रशासन एडजस्ट नहीं करने देगा? देखिए, आपने दो तरफा सवाल कर दिया। हुकूमत ने ये मान लिया है कि वो एक बहु समाज की का प्रतिनिधित्व करती है, और हुकूमत ने ये मान लिया है कि हमको ये काम करना है। हुकूमत ने ये मान लिया है कि हमको नमाज नहीं अदा करने देनी है। हुकूमत ने ये मान लिया है कि समुदाय की मस्जिदें हमको ढकवानी है। हुकूमत ने ये मान लिया है कि हमको राजनीतिक संदेश दूसरा देना है। तो फिर इसमें इफ एंड बट का सवाल कहाँ है, बताइए मुझे आप। हुकूमत तो बड़ी क्लियर है अपने आप में। हाँ, मैं जावेद साहब का शेर पढ़ दूं, आपको मजा आएगा, उसमें साफ साफ आंसर है। चलिए। उठा के हाथों से तुमने छोड़ा, उठा के हाथों से तुमने छोड़ा, चलो न दानिस्ता तुमने तोड़ा, अब उल्टा हमसे तो ये न पूछो कि ये शीशा पास पास क्यों है। चलिए हाँ? जावेद अख्तर का एक शेर और सुन लीजिए दीपक भाई जी। चलिए जी, जावेद जी। अख्तर साहब का एक शेर और सुन लीजिए। वो कहते हैं मारो पीटो मंदिर मस्जिद याद करो, हम कहते हैं झगड़े छोड़ो इस गम को आबाद करो। Yes. चलिए आबाद करो। वक्त आ गया,
आखिरी राउंड है, क्योंकि उसके बाद में फिर जो नज़्म हमारे इस वीडियो के लिए, स्पेशल शो के लिए दोस्तों लिखी गई है, वो हम सुनेंगे इनसे। लेकिन एक सवाल मैं सोच रहा हूँ पंकज जी से ले लो। पंकज जी भाई, आपका क्या सॉल्यूशन है? देखिए, टेंशन तो है और ये हमें स्वीकार करना चाहिए। अब उसके पीछे गवर्नमेंट रीज़न है, उसके पीछे सांप्रदायिक राजनीति उसके पीछे है, वोट बैंक पॉलिटिक्स में मैं इसमें बहुत जाना नहीं चाहता। लेकिन एक चीज़ क्लियर है कि टेंशन है। जो गंगा जमनी तहज़ीब का जो एक आप कह सकते हैं त्योहार है, खेले मसाने में होली, उसको लेकर टेंशन है। क्या आपको लगता है कि क्या सब कुछ सुकून से एट लास्ट गुज़र जाएगा, अगर जनता थोड़ा एडजस्ट कर ले, कुछ हिंदू जल्दी होली खेल लें और मुसलमान थोड़ा देरी से जाए, इतना ही है। एक आदमी जल्दी कर ले, एक आदमी थोड़ा देर कर ले। क्या ये चीज़ अगर दोनों लोग फ़ॉलो कर लें, तो ये 14 तारीख की जो दिन है, ये तारीख निकल सकती है बहुत सुकून से? देखिए, मैं आपको एक चीज बताऊं, ऐसा ही होगा, क्योंकि इस मुल्क के अधिकांश लोग बहुत अच्छे। इस ताने बाने को छिन्न भिन्न नहीं होने देना चाहते हैं। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। देखिए, एक मिनट आप मुझको दीजिएगा। है क्या, जी, जी। ये जो पूरा बवाल है ना, ये आइडियोलॉजिकल विवाद है। आजादी के पहले एक तरफ सावरकर थे, उनके साथ में जिन्ना थे। दोनों ने बोला था हिंदू और मुस्लिम दो अलग अलग कौमें और एक साथ नहीं रह सकती। उसके खिलाफ पूरा देश एक साथ खड़ा हुआ था कांग्रेस के बैनर के तले। नहीं, ये सभी कौमें एक है और हम एक साथ ही रहेंगे। जिनको अलग कौम की परवाह थी थे वो चले गए थे, वो आज भी वहां मुहाजिर हैं। और जो एक साथ रहने वाले थे, उनके यहाँ से लोग प्रेसिडेंट भी बने, चीफ जस्टिस भी बने और बड़े बड़े ओहदों पे समान रूप से रह रहे हैं। आज जो समस्या है, सावरकर की आइडियोलॉजी को प्लेस करने वाले, और माफ करिए, संघी मुसंघी एक हैं, ऐसे ही जिन्ना की आइडियोलॉजी को तवज्जो देने वाले इस प्रकार का भ्रम बनाए हुए हैं। छोटी मोटी घटनाएं होती रहती हैं। हमने इस देश में इतने बड़े बड़े दंगे देखे। हाशिमपुरा में लोगों को खड़ा करके गोलियां मार दी गई थी, मुरादाबाद, सहारनपुर, भिवंडी सब देखे। लेकिन अंत में ये मुल्क उस तिरंगे के साथ में खड़ा हुआ है। हिंदू मुसलमान एक साथ रहे हैं, एक रहेंगे। छोटी मोटी घटनाएं यदि होती है तो मान के चले केवल लंपट लोगों के कारण होगी। ज़हीन, शरीफ और असली हिंदुस्तानी के कारण कभी भी विवाद नहीं होगा। और कल का दिन आप देखिए, पूरा प्रशासन भी तसल्ली से रहेगा और ये मुल्क भी तसल्ली से रहेगा। और ये दोनों कौमें, मेरे जितने दोस्त हैं, मैं अभी हजारों लोगों से सोशल मीडिया पे जुड़ा हूं, मुझे कोई ऐसा नहीं मिल रहा है जो कह रहा है कि हम ऐसा नहीं करेंगे। चलिए, सभी एक चलिए, साथ ही बहुत रहेंगे। बहुत पॉजिटिव सोच है। पंकज जी कह रहे हैं कि साहब, चाहे कुछ हो, एक आध छुटपुट घटना है तो उसको अवॉइड करना चाहिए। किसी ने किसी पे रंग डाल दिया या किसी ने मस्जिद पे जाके कुछ बोल दिया, थोड़ा-सा इसको अवॉइड करें, क्योंकि ये बहुत बड़े पैमाने पे नहीं, कुछ लोग हैं मुट्ठी भर जो इस तरह का टेंशन करने की कोशिश करते हैं, वरना सुकून से है, सब कुछ बीत जाएगा। ये पंकज जी बहुत ही सकारात्मक नोट पर इस प्रोग्राम को ख़त्म कर रहे हैं। अब क्योंकि बहुत ज़्यादा सवाल करने का दोस्तों अब कोई मतलब है नहीं, क्योंकि घूम फिर के हम वही हिंदू, मुस्लिम, मंदिर, मस्जिद पर ही लौटेंगे। तो इस मुल्क को, इस मुल्क के लोगों पर छोड़ देना चाहिए 14 मार्च को। आखिर में एक नज़्म हो जाए जो आज आपने लिखी है और हम वहीं से इस प्रोग्राम को जो है सलाम करें। बहुत शुक्रिया दीपक भाई। पहले आपने पौने 7 बजे कहा था और फिर मुझे वक्त मिल गया, 15 मिनट आपने दिए, तो 1 मिनट की नज़्म। आज के प्रोग्राम का मकसद है वो आप सबकी नजरें। मादरे हिंद की तारीख भुलाने वालों, अपने असलाफ से वादों को निभाने वालों, दूरियां जहन से लोगों की मिटाने के लिए कोशिशें कीजिए, फिर मिलने मिलाने के लिए। वो जो फैलाते हैं नफरत वो कहाँ इंसान है, नाम इंसान का है, किरदार से वो है वहाँ है। क्या बात। करने दो काम जो करते हैं सियासत वाले, हम मोहब्बत करेंगे, हम हैं मोहब्बत वाले। रोजे आदाब, रोजे हो, होली हो और जुम्मा भी हो, पढ़ना है हमें
हाथ में हाथ लिए आगे भी बढ़ना है हमें, ईद भी होली दिवाली भी मनाएंगे हम, कौमी यकजहती को फिर आगे बढ़ाएंगे हम। अंतिम दो शेर आप सबकी नजर है, दीपक भाई आपकी नजर है, खास तौर पर जी। आप बहुत काम करते हैं। रंग और नस्ल की तफरीक मिटानी होगी, प्यार की फिर नई तारीख बनानी होगी, जान कुर्बान करें मुल्क की अजमत के लिए, यानी कुदरत की अता की गई जन्नत के लिए, यानी कुदरत बहुत बढ़िया। की अता की गई जन्नत के लिए, मादरे हिंद की तारीख भुलाने वालों, अपने असलाफ से वादों को निभाने वालों। आदाब। शुक्रिया शुक्रिया आमीन, शुक्रिया। आमीन। और मैं इसी जो इनकी नज़्म है उसके बाद सिर्फ मैं इतना ही कहूँगा कि जो 14 तारीख है, 14 तारीख अगर हिंदू हो मुसलमान हो, अगर एडजस्ट थोड़ा सा करें, जो हम शुरू से इस बात को कर रहे हैं कि थोड़ा सा एडजस्टमेंट हो जाए, तो फिर समय सब कुछ भुला देता है और कल समय का बिल्कुल। ही फेर है, कल समय का ही फेर है। खैर, जो पंकज जी ने कहा कि सब कुछ ठीक-ठाक बीतेगा, लेकिन अगर छोटी-मोटी घटनाएँ तो उसको अवॉइड किया जाए। बड़ा मुल्क है, छुट-पुट चीज़ें होती रहती हैं। त्यागी साहब बहुत-बहुत शुक्रिया। नाज़िम भाई, ये जो नज़्म आपने लिखी हमारे दोस्तों के लिए 15 मिनट के अंदर, इसका बहुत-बहुत एहसान आपका और बहुत-बहुत थैंक्स फॉर दिस। आदाब। और पंकज जी आपका भी बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग दिस प्रोग्राम।